आज हम बहुपद की अंतिम प्रश्नावली करेंगे, है ना। बहुपद की अंतिम प्रश्नावली जिसको बुलाया गया है यादृच्छिक प्रश्नावली। यादृच्छिक, यादृच्छिक और स्टार भी लगा हुआ है यहाँ पर। और स्टार का अर्थ यहाँ पर ये दिया है कि यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, है ना। लेकिन हमें आना चाहिए ना, चीजें आना चाहिए। हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब सीधी बात ये है ना। तो ये बातें आना चाहिए। ये जो प्रश्नावली होती है यादृच्छिक प्रश्नावली, ये विशेष प्रकार की होती है। विशेष मतलब थोड़ी सी एडवांस लेवल की होती है। जो सामान्य जो प्रश्नावली है ना उसकी अपेक्षा थोड़ा सा लेवल इसका ज्यादा रहता है। तो इस लेवल की आपसे प्रश्नावली बनना चाहिए। अब ध्यान देना यहाँ पर, इस प्रश्नावली में त्रिघाती बहुपद के बारे में ही ज्यादातर दिया हुआ है। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। कोई जरा हैंड रेस करके बताओ मुझे कि त्रिघाती बहुपद क्या होता है। सुचिता। हाँ, वैसे बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 हो सकती त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अधिकतम घात बोलने की जरूरत नहीं बेटा। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसको त्रिघाती बहुपद बोला जाता है, ठीक है ना। वो घात की परिभाषा है कि ऐसा बहुपद जिसमें जिस पद की अधिकतम घात रहेगी उसको उस बहुपद की घात बोला जाता है। वहां पर घात के लिए हम अधिकतम बोल सकते हैं। त्रिघाती के लिए केवल हम इतना बोलेंगे, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। बस सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है। मेरे ख्याल से पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की घात 3 धन 5 एक्स का वर्ग धन 2 एक्स ऋण 4 त्रिघाती बहुपद है। वर्गमूल 2 एक्स की घात 3 धन 5 ये भी त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात 3 है ना। त्रिघाती बहुपद। पद कम ज्यादा हो सकते हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। यहां पर केवल दो ही पद दिए। पद कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन घात अधिकतम 3 होना आवश्यक है, ठीक है। अब ध्यान देना इधर, त्रिघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब आप सोचेंगे कि ये क्या लिख दिया यहां पर। ए बी सी और डी, इनके जगह कोई भी वास्तविक संख्या रख दो आप। 1 2 3 5 9 वर्गमूल 3, कोई चाहे परिमेय संख्या रख दो, चाहे अपरिमेय संख्या रख दो, चाहे कोई भी वास्तविक संख्या रख दो ए बी सी डी के जगह। लेकिन एक ही जगह जीरो नहीं आना चाहिए, एक ही जगह शून्य नहीं आना चाहिए। अगर शून्य आ जाएगा, अगर एक ही जगह शून्य आ जाएगा तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। तो अब त्रिघाती बहुपद रहेगा क्या? नहीं रहेगा, अब द्विघाती बहुपद हो जाएगा। यही कारण है कि ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। बस त्रिघाती बहुपद। और एक हैंड रेस करिए जरा, त्रिघाती बहुपद के शून्यक कितने हो सकते हैं? त्रिघाती बहुपद के शून्यक कितने हो सकते हैं? चलिए सुचिता बता रही है, कितने हो सकते बेटा? 3। 3, बहुत बढ़िया। तो त्रिघाती बहुपद के शून्यक कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं अधिकतम। तो वो जो बहुपद यस के सर। शून्यक हो गए उसको क्या बोला जाता है? एक्स के मान बोला जाता है उसको। उसको क्या बोला जाता है? एक्स के एक्स का मान। मान और सामान्यतः जो शून्यक होते हैं उसको अल्फा बीटा गामा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अल्फा बीटा गामा का मतलब अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान, कोई भी वास्तविक संख्या आएगी, ठीक है ना। अच्छा, इस शून्यक का अर्थ क्या होता है? शून्यक का मतलब क्या होता है? अगर मैं ये, अगर इस बहुपद के अगर ये 3 शून्यक है, अब आप यहां पर कंफ्यूज मत होना कि अल्फा बीटा गामा कहां से आया। अल्फा बीटा गामा जो है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ग्रीक का मतलब वो ग्रीक की एबीसीडी है। हम ये चिन्ह के रूप में प्रयोग में लाते हैं कि भैया इसके जो 3 मान आएंगे तो पहले मान को अल्फा बोल देते, दूसरे मान को बीटा बोल देते, तीसरे मान को गामा बोल देते, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा गामा से बहुत ज्यादा ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। जो मान होते हैं उसी को अल्फा बीटा गामा से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? अगर मैं एक्स के जगह ए वाला मान रख देता हूं, इस शून्य को रख देता हूं, तो इसका मान शून्य हो जाएगा, पूरे बहुपद को शून्य कर देगा ये। अगर मैं इसको भी अगर रख देता हूं इसके अंदर, एक्स के जगह, जहां जहां एक्स दिखाई दे रहा है उसको इसके अंदर रख देता हूं एक्स के जगह, तो भी शून्य हो जाएगा इसका मान।
और जहां जहां एक्स है वहां पर गामा ये भी रख दूंगा मैं तो भी शून्य हो जाएगा, इसीलिए इसको शून्यक बोला जाता है। ये बात याद रखो, ठीक है। शून्यक का अर्थ क्या होता है भाई, क्या होता क्या है मीनिंग, मेरे सब में हमें चीजें समझ में आ गई कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसी स्टेप चलती है, ये चलती है, उसका ओरिजिनल अर्थ मालूम होना चाहिए, उसका ओरिजिनल अर्थ मालूम होना चाहिए हमें कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है, तब तो गणित का अस्तित्व है। और आपने अगर सिर्फ विधि को रख लिया, हाँ इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, और उसकी मीनिंग ही नहीं मालूम है ना, तो फिर उसका महत्व नहीं रह जाएगा। यहां ध्यान देना, अगर ये शून्यक है, अगर ये शून्यक है, ठीक है, तो तीनों शून्यक को अगर मैं जोड़ूंगा, देखिए तीनों शून्यक को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, ऋण बी बटे ये हो जाएगा हमेशा। कहने का मतलब जो भी शून्यक होते हैं ना, इनको अगर सबको जोड़ूंगा ना तो क्या आएगा उत्तर, एक्स का जो गुणांक रहेगा उसको ऋणात्मक लिख दो यहां पर, और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का गुणांक जो रहेगा उसको नीचे लिख दो, भाग दे दो, तो उतना ही आंसर आएगा। इसको अगर तीनों को अगर जोड़ेंगे तो इसके आधार पर, कहने का मतलब इसका और इसका एक संबंध होता है, संबंध होता है कि तीनों शून्यकों को अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद हमेशा यहां जो रहेगा वो यहां लिख दो, यहां जो रहेगा वो यहां लिख दो, और ऋण का चिन्ह लगा दो, ठीक है, उतना ही आएगा हमेशा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। अब दूसरा, अगर शून्यकों का गुणनफल किया जाए दो दो का, देखना अल्फा का और बीटा का गुना कर देता हूं, बीटा का और गामा का गुना कर देता हूं, और गामा और अल्फा का गुना कर देता हूं, तो हमेशा हमेशा सी बटे ये आएगा, हमेशा सी बटे ये आएगा। अगर ये तीनों शून्यक है ना इसके, तो तीनों इसका इसका गुना कर दो, फिर इसका गुना कर दो, फिर इसका और इसका गुना कर दो, दो दो का गुना करके सबको जोड़ने पर हमेशा सी बटे ये ही आएगा। तीसरा, अगर तीनों का गुना कर दिया जाए, अल्फा बीटा और गामा तीनों का गुना कर दिया जाए तो ऋण डी बटे ये आएगा। अगर आपको शून्यक दिए है ना तो इसको बिना गुना किए आप बता सकते कि इसका गुना कितना आएगा। कैसे, जो यहां पर रहेगा ना उसको लिख दो और सामने ऋण का चिन्ह लगा दो, और जो यहां रहेगा उससे भाग दे दो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, आता भी है उतना ही, हमेशा आता है, ठीक है। तो ये बात मालूम होना चाहिए, तो इसी आधार पर प्रश्न बनेंगे ऐच्छिक प्रश्नावली के, ठीक है ना, इसी आधार पर ऐच्छिक प्रश्नावली के प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। आप ध्यान देना इधर, इसके प्रश्नों को हल करते हम। पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो और फिर उसके बाद में इसको हल करना चालू करेंगे। देखना प्रश्न में बोला क्या गया, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या है उसके शून्यक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो दो प्रश्न दिए, यहां पर दो प्रश्न दिए। पहले तो सत्यापित करना है कि जो साथ में दिए हैं वो उसके क्या है, शून्यक है। कहने का मतलब आपको एक बहुपद दिया है, माना, ध्यान देना इधर, माना px बराबरी से कितना दिया है, एक बहुपद दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस 2, एक बहुपद दिया हुआ है। अब आपको ये बोला है कि भैया ये जो दिए है ना ये इसके शून्यक है, ऐसा सत्यापित कीजिए। कौन से 1/2, 1 और ऋण 2, इसके शून्यक है ऐसा बताना है। शून्यक है कैसे बताएंगे, मैंने क्या बोला कि इसके ये अगर शून्यक हो गए तो मैं ये वाले मान अगर x के जगह रख दूंगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अगर शून्य आ जाता तो बोलेंगे हम शून्यक है, और नहीं आता तो बोलेंगे भैया ये शून्यक है ही नहीं। आई बात समझ में। देखना हम क्या करते, x बराबरी से 1/2 रखने पर
देखिए P1/2, जहां जहां x है वहां पर 1/2 रखना है हमें। देखिए जहां x है यहां 1/2 रख दिया, धन 1/2 का वर्ग ऋण 5 गुणित 1/2 धन 2। देखिए ध्यान देना इधर, 2 तो जैसे कि वैसे ही रहेगा, गुणित 1 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 1 गुणित 1 गुणित 1, 1 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, बटे 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 8 आ गया, धन 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग कितना हो गया, 2 गुणित 2 4, ऋण 5 का ऊपर गुना किया जाएगा तो 5/2, ये बात याद रखना, 5 गुणित 1/2 है ना, तो ऊपर वाली संख्या का इसका गुना जो सामने लिखा रहता है ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता, याद रखना ये। जैसे अगर मान लिया जाए 3/5 गुणित 2/7, तो इसका गुना इसमें होगा और इसका गुना इसमें होगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, सेम ऐसे ही है यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसका मतलब 5 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 5 का 1 में होगा, 2 का 1 में होगा, ऐसा। +2, 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब चलिए +2 लिख देता हूं मैं। अब ध्यान देना इधर, 2 से 4 बार कैंसिल हो गया, ये 2 चौक 8, तो कितना हो गया, 1/4 हो गया, धन 1/4 ऋण 5/2 धन 2, और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब देखना सबका लघुत्तम कितना आएगा, 4 का 4 का 2 का और 1 का, देखिए 4 4 2 और 1, लघुत्तम कितना आएगा, 2 से विभाजित हो रहा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, मतलब एक जैसे के वैसे, 2 का 2 1 2, 2 1 2, और इसमें भाग नहीं जा रहा, इसको जैसे के वैसे उतारो, सब 1 1 बच गया। अब इसका गुना कर दो, कितना हो गया, 4 हो गया, ये आ गया लघुत्तम। लघुत्तम अब देखिए यहां पर क्या आएगा, इस बात को ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये जो नीचे लिखा होता है इससे भाग दिया जाता है, तो 4 का 4 एक बार भाग गया, और 1 का 1 में गुना करेंगे तो 1 आ गया, इसका इसमें भाग देंगे तो 4 का 4 एक बार गया भाग, और 1 का गुना करेंगे तो 1 आ गया, ऋण 2 से 2 दूनी 4 दो बार गया भाग, और 2 का इसमें गुना करेंगे तो 10, इसका 4 बार भाग गया और 2 से गुना करेंगे तो 8। फिर से और एक बार समझो, अगर ऐसी चीजों में दिक्कत जाती है आपको तो और आसान तरीका है, देखना लघुत्तम कितना आया, 4। अब क्या करो, इसका गुना कर दो इसमें, इसका कितना, 1/4 का, देखिए 4 से 4 कैंसिल तो कितना बचा, 1, देखिए 1 लिखा है मैंने। अब देखिए यहां पर भी 1/4 है, 4 से ये करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 1 आया। अब देखिए जो लघुत्तम आया उसमें किसका गुना करना है, इसका गुना करना है, 5/2 का, 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 5 दूनी 10 बच गया। देखिए ऋण का ऋण और 10 लिख दिया हमने। देखना फिर से, जो भी लघुत्तम है उसमें किसका गुना करेंगे, इसका गुना करेंगे, 2/1 का, 4 दूनी 8, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 4 दूनी 8, देखिए आ गया। ऐसा भी कर सकते, कर तो वही रहे ना हम काम, कर तो वही रहे, जैसे अगर मान लिया जाए 5/2 है, क्या कर रहे हैं हम, जो नीचे लिखा है उससे इसको भाग दे रहे हैं, 2 दूनी 4 दो बार गया, और 2 का फिर इसमें गुना कर रहे हैं, इससे भाग दे रहे हैं, 2 बार गया और 2 का इसमें गुना कर रहे हैं, बस ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 8 9 10, 10 ऋण 10/4, और 10 में से 10 गया तो 0/4, और बराबर से 0, 0 आ गया ना, 1/2 रखा तो क्या आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब ये 0 होगा, 0 आ गया इसलिए 0 होगा। अब पुनः 1 से बराबर इसे 1 रखने पर
है ना, एक रखने पर। देखिए P जहां जहां एक से है वहां पर एक रखो। P1 बराबर से 2 इंटू 1⁻³ प्लस 1⁻² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। अब देखिए 2 गुणित 1, 1 की घात 3 मतलब 1 गुणित 1 गुणित 1 तो 3 ही आएगा। धन 1 की घात 2 मतलब 1 गुणित 1 ये हो गया, ऋण 5 धन 2 कितना हो जाएगा, 2 1 2 धन 1 ऋण 5 धन 2। धन धन को जोड़ दो, 2 2 4 और 1 5, धन धन को जोड़ दिया और ऋण 5 बराबर से कितना हो गया, शून्य। कितना आ गया, P1 बराबर से शून्य आ गया, ये भी आ गया शून्य। पुनः क्या करना है हमें, 1 से बराबर से ऋण 2 रखने पर क्या हो जाएगा, जहां जहां 1 से दिखाई दे रहा, जहां जहां 1 से दिखाई दे रहा वहां पर ऋण 2 रखो, जहां जहां 1 से दिखाई दे रहा वहां पर ऋण 2 रखो। तो 2 गुणित ऋण 2 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग धन ऋण 5 गुणित ऋण 2 धन 2। जहां जहां क्या दिख रहा, 1 से दिख रहा था वहां पर मैंने ऋण 2 रख दिया। अब देखिए 2 गुणित ऋण का वर्ग कितना होता है, अरे ये घात 3 है, 3 घात है। देखिए ऋण का की घात 3 मतलब 3 बार ऋण हो गया ना, ऋण गुणित ऋण गुणित ऋण। याद रखना 2 बार ऋण आएगा तो धन, 3 बार आएगा तो ऋण, फिर 4 बार आएगा तो धन, 5 बार आएगा तो ऋण। मतलब ऋण की घात अगर विषम संख्या आती है तो ऋण होता है और सम संख्या आती तो धन होता है, बस इस बात को याद रखो। तो क्या हो जाएगा, ऋण 8, 2 की घात 3 कितना हो गया, 8, और ऋण की घात 3 कितना हो गया, ऋण हो गया। अब देखिए धन ऋण की घात 2 मतलब ऋण आएगा, धन हो जाएगा, और 2 की घात 2 मतलब 4। अगर ऋण की घात 2 4 6 8 सम संख्या अगर है तो धनात्मक ही आएगा, और विषम संख्या है तो ऋण आएगा, बस ऐसा याद रखो। धन ऋण का ऋण में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन, और 5 दूनी 10 और धन 2। देखिए कितना हो गया, 8 दूनी 16 ऋण 16, 10 और 2 12 और 4 16, 16 में से 16 को घटाया तो शून्य। मतलब हमने क्या किया, पहले 1/2 रखा, फिर 1 रखा, फिर ऋण 2 रखा, और 1/2 रखा तो भी शून्य आ गया, 1 रखा तो भी शून्य आ गया, ऋण 2 रखा तो भी शून्य आ गया। तो हम यहां पर बोल सकते कि अतः दिए गए बहुपद के, दिए गए बहुपद के कोण 1/2 1 तथा ऋण 2 क्या हो गए, शून्यक हो गए, शून्यक हो गए, ऐसा। ठीक है, तो ये हमने बता दिया भैया शून्यक। अच्छा शून्यक कब नहीं होगा, अगर ये हल करने के बाद में अगर शून्य नहीं आता है तो हम बोलेंगे भैया ये शून्यक नहीं है। शून्य की जगह कुछ भी आ जाए, ऋणात्मक आ जाए संख्या, चाहे धनात्मक आ जाए, चाहे कोई भी संख्या आ जाए शून्य को छोड़कर, तो फिर बोलेंगे हम शून्यक नहीं है। शून्यक तभी होगा जब इसका मान क्या, हल करने के बाद शून्य आता। देखिए सब जगह शून्य आया। ठीक है, चलिए हमारा ये क्वेश्चन का इतना पार्ट हो चुका है यहां तक का। अब आगे का पार्ट देखते हैं हम। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। देखना अब मैं इसको हटाता हूं, आप बाद में नोट करना इसको, ठीक है ना, बाद में नोट कर लेना, इसको हटा रहा हूं। ठीक है, अभी समझने का काम किया करो केवल, फिर बाद में बढ़िया आराम से नोट करना उसको, और नोट जरूर करना है और प्रैक्टिस भी करना है। मैं फिर बार बार बोलता हूं कि प्रैक्टिस जरूरी है। अब क्या करना है, हमें इसको सत्यापित करना है भैया। कैसे करेंगे, हमने क्या माना था, Px बराबर से कितना, 2x की घात 3 धन x का वर्ग ऋण 5x
धन 2, इतना हमने माना था। की तुलना, इसकी क्या करते हैं हम, तुलना करते हैं। की तुलना किससे करते हैं हम, p(x) बराबर से a(x) की घात 3 धन b(x)² धन c(x) धन d से करने पर। मुझे एक बात बताओ, ये त्रिघाती बहुपद है और ये इसका व्यापक रूप है ना, जो मैंने अभी बताया था पहले। अब मुझे एक बात बताओ कि इसको इससे तुलना करो, x की घात 3, x की घात 3, एक ही जगह कौन है, यहां पर 2 है, तो यहां क्या है, a बराबर से 2 है ना 2। अरे एक ही जगह कौन लिखा है, यहां पर 2 लिखा है। b की जगह कौन लिखा है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है। b का मान कितना है, 1 है। c का मान कितना है, c का मान ऋण 5 है। और d का मान कितना है, d बराबर से 2 है। इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, इसकी तुलना कर ली। ठीक, ए बी सी डी के मान हमें यहां पर मिल चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास में शून्य क्या थे, माना हमारे पास में शून्य क्या थे, अल्फा बराबर से 1/2, बीटा बराबर से 1 और गामा बराबर से ऋण 2 है। ये शून्य थे अपने पास। अब देखना, शून्यकों का योगफल सबको जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर से क्या है, 1/2 धन 1 ऋण 2 धन, या तो ऐसा बोल सकते धन ऋण 2, ऐसा तीनों को क्या कर देते हैं हम, जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए 1/2, 1 में से 2 को घटाया तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। अब देखिए लघुत्तम कितना आया, 2 आया। 2 से भाग देंगे तो 1 बार गया, और 1 का इसमें गुना करेंगे तो 1 हो गया। ऋण 1 से भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, 2 का गुना करेंगे तो इतना हो गया। और बराबर से ऋण 1/2, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर से हमारे पास कितना आया, इतना आ गया। ठीक है, पुनः अल्फा गुणित बीटा धन बीटा गुणित गामा धन गामा गुणित अल्फा बराबर से, ये यहां पर गुना गुना है ये है, अगर ऐसा गुना नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, डायरेक्ट अल्फा लिख दिया ऐसा। सबके मान रखो, अल्फा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान कितना है, 1 धन बीटा का मान 1 और गामा का मान ऋण 2 है, धन गामा का मान ऋण 2 और अल्फा का मान 1/2। सारे मान रख दिए मैंने, अल्फा बीटा गामा के सारे मान यहां पर ऐसे रख दिए। अब देखना, इसको अगर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 ऋण 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लिख दिया, या तो ऋण 2 ही रहने दो। ठीक है, कितना आ गया, ऋण 2, इनका दोनों का गुना किया तो 2 से 2 कैंसिल तो ऋण 1, कितना बचा आपके पास में, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर से कितना बचा, 1/2 ऋण 3, तो 3 के नीचे कुछ, अरे ये ऋण 2 और ऋण 1 कितना हो गया, ऋण 3 हो गया। ठीक है ना, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लिख दिया। अब देखिए दोनों का लघुत्तम कितना आ गया, 2। 2 से भाग देंगे तो 1 बार गया, और 1 का इसमें गुना करेंगे तो 1 ऋण 1 से भाग देंगे तो 2 बार गया, और 2 का इसमें गुना करेंगे तो 6, तो कितना आ गया, ऋण 5/2। ठीक, किसका मान है, अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन गामा अल्फा, इतना मान आ गया। पुनः ध्यान देना इधर, पुनः तीनों का गुणनफल करेंगे, अल्फा बीटा और गामा तीनों का गुणनफल करेंगे। भाई तीनों चीजें तो करना है ना अपने को, सत्यापन करने के लिए तीनों चीजें करना पड़ेगा। हमने तीनों का योगफल कर दिया, 2 का गुणनफल और फिर इसका योगफल कर दिया। अब तीनों का गुणनफल कर रहे हैं, क्या क्या है हमारे पास में, 1/2 गुणित 1 गुणित ऋण 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा हमारे पास में, ऋण 1। ठीक है,
मतलब हमारे पास में आ गया अल्फा गुणित बीटा गुणित गामा बराबर से ऋण 1 आ गया। अब ध्यान देना इधर, अब ध्यान देना, मैंने बताया था आपको तीनों का योगफल कितना होता है, ऋण बी बटे ए होता है। देखिए तीनों का योगफल है तो कितना आना चाहिए, ऋण बी बटे ए होना चाहिए, ऐसा, ठीक। गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए होता है। दो दो का गुणनफल का योगफल क्या होता है, सी बटे ए होता है, सी बटे ए होता है। और ए क्या होता है, ऋण डी बटे ए होता है, ऋण डी बटे ए होता है। अब ध्यान देना इधर, इंपॉर्टेंट बात, जहां पर बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगी भी तो मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अब ध्यान देना इधर, यहां पर नीचे देखिए ए का मान कितना है, 2 है। यहां पर भी ए का मान कितना है, नीचे 2 है। तो यहां पर भी ए का मान 2 होना चाहिए ना नीचे। अरे भाई यहां तो एक ही है नीचे, तो ऐसा कभी हो सकता है क्या कि यहां पर ए का मान 2 है, यहां पर भी ए का मान 2 है, यहां पर ए का मान एक ही है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सब जगह ए का मान तो एक जैसे ही आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक जैसा बनाने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए 2 का ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। 2 का ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ताकि नीचे एक जैसा बन जाए, और नीचे जिसका गुना करेंगे उसका ऊपर भी करना पड़ता, गणित है ये, गणित में करना ही पड़ता है ऐसा। भाई किसी संख्या से अगर हम भाग देंगे तो उसका गुना भी करना पड़ेगा आपको। ऋण 2 बटे 2 बराबर से कितना हो गया, ऋण डी बटे ए हो गया। अब देखिए यहां पर भी ए का मान 2 है, यहां पर भी ए का मान 2 है, और यहां पर भी ए का मान 2 है। सब जगह एक जैसा रहना चाहिए, अगर एक जैसा नहीं है तो फिर ऐसा गुना करके भाग करके बढ़ाना पड़ेगा आपको। अतः आपके पास में क्या आ गया, ए बराबर से कितना आ गया, 2। मैं इधर देख ही नहीं रहा हूं, कहा गया वो, ए बी सी डी के मान यहां देख ही नहीं रहा हूं मैं, इधर नहीं देख रहा हूं मैं, केवल इनको देखते हुए, इनको, इसको और इसको देख रहा हूं तो एबीसीडी के मान आ गए क्या, बस केवल इतनी बात देखना है। अगर इतने मान आ जाएंगे ना तो सत्यापित हो गया। देखना ए का मान कितना है, यहां पर 2। अच्छा ऋण बी का मान कितना है, ऋण 1 है। ऋण बी का मान, ऋण बी का मान कितना है, ऋण 1 है कि ना। देखिए ना ऋण बी लिखा है यहां पर, यार ऋण 1 है, तो ऋण से ऋण हट गया तो क्या हो गया, बी का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा सी का मान कितना है, सी बराबर से ऋण 5 है, सी बराबर से ऋण 5 है। और डी का मान कितना है, ऋण डी बराबर से ऋण 2 है, तो डी का मान 2 हो जाएगा। देखना जरा, ये वाले मान और वो वाले मान एक जैसे है क्या, ए का मान 2, हाँ बिल्कुल सही है, बी का मान 1, सी का मान ऋण 5 और डी का मान 2। मैंने तो इसको देखा ही नहीं, बिना इसको देखे ही ए बी सी डी के मान हमने निकाल दिए। तो हम यहां पर बोल सकते कि अतः शून्य को तथा गुणांकों के बीच, अतः शून्य को तथा गुणांकों, शून्य को तथा गुणांकों, शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच सत्य पाई गई। बस ठीक है, जरा हैंड रेस करो, मुझे बताओ कि क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि नहीं आया। विशाल कुमार समझ में आया बेटा। कह रहा है सर समझ में आ गया, लेकिन जो पीछे वाला लिखे है ना, हाँ सुने तो वो पूरा लिखेंगे कि खाली इतने लिख देंगे तो हो जाएगा। नहीं, अरे बड़ा प्रश्न है भैया, ये पिछले वाला भी और ये भी, दोनों लिखेंगे। हाँ दोनों, ये बोला ही है ना, 2 प्रश्न है ना ये। सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात समीकरण के शून्यक उसके शून्यक है जी। ये इतने का आंसर पहले वाला था जो हटा दिया मैंने। यस सर। और फिर बाद में क्या बोला है,
प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो ये सत्यापन है ये, यस सर। ठीक है ना, बड़ा क्वेश्चन है। तो समझ में आ गया ना। और एक बार बता देता हूं मैं शॉर्ट में, चलिए और एक बार समझ लो इसको, है ना। लेकिन ये मैं अभी काला पीला करूंगा, इससे पहले नोट कर लेना इसको बाद में, है ना। सीधी सीधी सी बात ये है कि ये आपको दिया है और ये आप जानते हैं कि ऐसा एक त्रिघाती बहुपद होता है। अब आप देखिए कि यहां पर ए का मान कितना है, 2 है। बी का मान कितना है, तो यहां कुछ नहीं मतलब 1 है, यहां कुछ नहीं मतलब 1 है। सी का मान कितना है, यहां धनात्मक है और यहां ऋणात्मक है, तो सी का मान कितना है, ऋण 5 है। और डी का मान कितना है, 2 है कि नहीं। ऐसा पहले आपने निकाल के रख दिया। तीनों को जब जोड़ा जाता है, ये जो शून्य दिए सबको जोड़ दिया हमने, ये जोड़ दिया यहां पर और जोड़ के यहां पर लिख दिया। 2 का गुणनफल करके जोड़ दिया तो इतना आ गया, ये इतना आ गया, इधर भी कर दिया हमने कैलकुलेशन, और तीनों का गुणनफल किया तो इतना आ गया। अब ऐसा आने के बाद में आपको मालूम है कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, ऋण बी बटे ए होता है। ये सूत्र है ये। 2 के गुणनफल का योगफल कितना होता है, सी बटे ए होता है। और तीनों का गुणनफल क्या होता है, ऋण डी बटे ए होता है। तो अब यहां पर देखिए, तो ए का मान 2 है, बी का मान 1 है, सी का मान 5 है, ए का मान 2 है, ए का मान 2 है, डी का मान 2 है। बस सी का मान ऋण 5 है और ऐसा हमने बता दिया। और जो हमारे मान निकले वही वाले मान इधर भी थे। बस सत्यता की जांच हो। सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात शून्य है। प्रत्येक स्थिति में शून्य को तथा उसके बीच में संबंधों की सत्यता की जांच करना। सेम क्वेश्चन हो गया पिछले बार जैसा। आप इसको बना के देखना, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। पी एक्स बराबरी से एक्स की घात 3 ऋण 4 एक्स की घात 2 धन 5 एक्स ऋण 2। और शून्य क्या क्या दिए, 2 1 और 1। आप क्या करिए, पहले 2 रख के देखिए, यहां पर जहां जहां एक्स है वहां पर 2 रख के देखिए। सेम वैसे ही 2 की घात 3 ऋण 4 गुणित 2 की घात 2 धन 5 गुणित 2 ऋण 2। तो क्या हो गया, ये 8 हो गया, ऋण 2 गुणित 2 हुआ ना, 4 चौक 16 धन 10 ऋण 2। 8 और 10 कितना हो गया, 16, ऋण 8 और 10 16, और ऋण 16 और ये कितना हो गया, ऋण 18। तो ये ऋण 2 हो गया। ये शून्य नहीं आया ना, शून्य नहीं आया इसलिए शून्य का ही नहीं है भैया, ऐसा। तो हम फिर सत्यता की जांच करना ही नहीं है, सत्यता की जांच करने की जरूरत ही नहीं है, केवल ऐसा रख के बता देना है कि शून्य का ही नहीं है। दूसरा शून्य है क्या, 1 रख के देखो, ये 1 और 1 ही दिया है, मतलब केवल एक ही बार रखना है। 1 की घात 3 ऋण 4 1 का वर्ग धन 5 गुणित 1 ऋण 2। 1 ऋण 4 धन 5 ऋण 2। 5 और 1 6 ऋण 4, ऋण ऋण को जोड़ दो और धन धन को जोड़ दो और बराबर से शून्य। मतलब ये दोनों शून्यक तो है लेकिन ये शून्यक नहीं है। जब तीनों शून्यक रहेंगे तभी तो सत्यता की जांच करेंगे, और नहीं है तो फिर काय के लिए सत्यता की जांच करना है। शून्यक रहेंगे तब सत्यता की जांच करना है, ठीक है ना। चलिए, आप ये होमवर्क है भैया, सत्यता की जांच करना, मैंने रफ बताया ऐसी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। क्या प्राप्त करना है, देखिए मैंने पूरा प्रश्न पढ़ा ही नहीं, मुझे ये समझ में आया कि एक त्रिघात बहुपद बनाना है। तो जो बनाना है उसी को मान लो, जो पूछा जाता है उसी को मान लिया जाता। माना त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है, पी एक्स बराबरी से क्या होता है, ए एक्स की घात 3 धन बी एक्स की घात 2 धन सी एक्स धन डी। याद रहेगा कि नहीं, एक्स की घात कम करते करते जाओ, देखिए 3 घात फिर 2 घात फिर 1 घात फिर 0 घात, और ए बी सी डी लिखते चले जाओ, बस हो गई बात खत्म। तो इसको तो कोई ऐसा दिमाग में खूब रखने की जरूरत नहीं ना, ए बी सी डी
एक से की घात 3, एक से की घात 2, एक से की घात 1 और एक से की घात 0, मतलब यहाँ पर लिखना ही नहीं है आपको एक ऐसा। ये त्रिघात बहुपद है, इसको दे दो समीकरण 1। देखना, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतना 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 है। प्रश्न को और एक बार समझ लो। मान लिया जाए कि शून्य कौन है, अल्फा, बीटा और गामा, ये शून्यक है, मान लिया जाए। क्या बोला, शून्यकों का योगफल। तीनों शून्यकों को अगर जोड़ेंगे ना तो कितना है बोल रहा, 2 है। क्रमशः बोला ना, क्रमशः, जो इधर पहले आया वो इधर से पहले, उसका मान पहले वाला होगा, जो दूसरे नंबर पर लिखा है उसका मान ये दूसरे नंबर का होगा। क्रमशः बोला ना, क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है ये, है ना। जैसे हम बोलते ना, गोपाल, मोहन तथा सोहन के गणित में अंक क्रमशः, इस बात को ध्यान रखना, मैं इसीलिए लिख रहा हूं कि कभी भूलो नहीं आप। गोपाल, मोहन और सोहन के गणित में अंक क्रमशः 65, 78 व 82 है। क्या अर्थ हुआ, आप सोच लो। आप ऐसा कई बार हम घर में भी तो बातें करते ही ना, इसका मतलब क्या हुआ, पहले गोपाल है ना, इसलिए गोपाल को 65 नंबर मिले, पहले नंबर पर गोपाल, तो इधर से पहला नंबर गोपाल का, फिर मोहन तो मोहन को 78 और सोहन तो सोहन को 82। वही अर्थ होता है इसमें भी, गणित में। तो कई बच्चे इसके कारण भी गलत कर देते हैं, अरे यार ये क्या, कौन सा मान किसका होगा। क्रमशः, क्रमशः लिखा जाता है, क्रमशः। क्या बोला, शून्यकों का योगफल कितना है, 2 है। अब आगे देखें, दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल, दो शून्यकों को एक साथ लेना है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, एक साथ लेके गुणनफल भी करना है, दोनों का आपस में गुणनफल, दोनों का आपस में गुणनफल, और गामा अल्फा। देखिए क्या बोला, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल कर दिया, का योग मतलब सबको जोड़ देना है। कितना है, ऋण 7। आई बात समझ में। और फिर बोला तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का मतलब अल्फा बीटा गामा, कितना, ऋण 14। ऐसा जो बाद में लिखी है ना लाइन, उसका अर्थ ही है। तो सीधी बात ये हम बोल सकते हैं कि दिया है। क्या दिया है, अल्फा, या तो प्रश्नानुसार भी बोल सकते हैं, ये भी अच्छा शब्द है, प्रश्नानुसार। भैया प्रश्न में जैसा बोला है उन्हीं के अनुसार हम कर रहे हैं, हमारे मन से नहीं कर रहे हैं, प्रश्नानुसार। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना दिया है, 2। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर से कितना दिया है, ऋण 7। अल्फा बीटा गामा बराबर से कितना दिया है, ऋण 14। इतना दिया है आपको, ठीक है। अब देखिए, मुझे एक बात बताओ कि तीनों का योगफल का सूत्र क्या होता है, ऋण बी बटे ए होता है कि नहीं। तीनों शून्यकों का योगफल क्या होता है, ऋण बी बटे ए होता है। इसका क्या होता है, सी बटे ए होता है, और इसका मान कितना होता है, ऋण डी बटे ए होता है। ये सूत्र है, शून्यकों का गुणनफल ऋण डी बटे ए, दो के गुणनफलों का योगफल सी बटे ए, और योगफल क्या होता है, इतना होता है। अब हमें ये देखना है कि भैया ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है। तो देखना बड़ा आसान काम है। देखना कैसे आसान काम है, इसके नीचे क्या है तो कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब आपको ये देखना है कि सबके नीचे एक जैसा लिखा है क्या, क्यों,
भाई यहां पर भी ए है नीचे, यहां पर भी है, यहां पर भी है। यहां पर ए का मान कितना है? 1। यहां पर ए का मान कितना है? 1। यहां पर ए का मान कितना है? 1। तो एक जैसा बनाना पड़ेगा, एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो एक जैसा ऑलरेडी है यहां पर। अगर एक हाथ में अगर नहीं है तो फिर वो एक जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक उदाहरण बताता हूं मैं। मान लिया जाए b बटे ए का मान कितना है? 4 है। c बटे ए का मान 2/5 है। और ऋण d बटे ए का मान 4 है। अब ध्यान देना इधर, इसके नीचे क्या है? तो कुछ नहीं तो 1 है। इसके नीचे क्या है? तो कुछ नहीं तो 1 है। अब ध्यान देना, ए का मान यहां पर कितना? 1 है। यहां पर भी ए का मान कितना है? 1 है। यहां पर ए का मान कितना है? 5 है। सब जगह ए का मान एक जैसा होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? ए का मान यहां पर कितना है? 5 है। तो यहां पर जो कम है उसको ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहां पर ए का मान 5 है तो आपको यहां पर भी 5 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा 5? 5 का ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20/5। यहां पर भी 5 का ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/5 हो जाएगा, ऐसा। अब देखिए ना, ए का मान यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, ऐसा करना पड़ता है। पिछले प्रश्न में किया था ना हमने, कहीं पर नहीं था तो हमने ऊपर नीचे गुना किया था। कहा ये देखिए, हर जगह ए का मान 2 था। यहां पर 2 था और यहां पर भी 2 था, लेकिन यहां पर 1 ही था, इसलिए हमने 2 का ऊपर नीचे गुना किया था, ऐसा, ताकि 2 हो जाए। ये तो मैंने उदाहरण दिया अलग से, है ना। इसको इससे संबंधित मत करना कि भैया ये 5 कहां से आया, 4 कहां से आया, तो इसी में ढूंढ रहे हैं आप। 5 और 4 तो लिखा ही नहीं है सर ने इधर, तो 5 और 20 सर क्या क्या लिख दिया पता नहीं। अच्छा, अब ध्यान देना इधर। अतः मुझे एक बात बताइए कि ए का मान कितना आ गया आपके पास? 1, है ना। बी का मान कितना आ गया बताना जरा। ऋण बी बराबर इसे 2 है ना। ऋण बी के बराबर क्या है? 2 है। तो ये ऋण उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी बराबर से ऋण 2, ऐसा। तो बी का मान कितना हो जाएगा? ऋण 2 हो जाएगा। सी का मान कितना है? ऋण 7 है। सी की जगह कौन है? ऋण 7 है, चिन्ह सहित लिखना है। तथा डी का मान कितना है? 14। ऋण डी बराबर से ऋण 14। ऋण डी बराबर से ऋण 14। ऋण से ऋण कैंसिल तो 14 आ गया, बस। अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 में सारे मान रख दो। P 1 बराबर से ए का मान कितना? 1 है, तो 1 गुणित 1 की घात 3। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। बी का मान कितना है? ऋण 2 है। ऋण 2 1 की घात 2, ये इसमें रख रहा हूं मैं, बी के जगह ऋण 2 रख दिया मैंने। और सी का मान कितना है? ऋण 7 है, तो ऋण 7 x। और डी का मान कितना है? 14। अब जरा एंड्रेस करके बताओ मेरे को कि समझ में आया कि नहीं आया। बड़े बड़े क्वेश्चन है ये। हाँ प्रकाश, समझ में आ गया? जी सर, समझ में आ गया। पक्का? जी सर। हाँ ठीक है। निशु कुमारी बोलो। जी सर, समझ में आ रहा है सर। अल्फा बीटा गामा ये तीनों फार्मूला कैसे मतलब बन रहा है? बेटा ये सूत्र ही है। देखिए मैं आपको बताता हूं होता क्या है। मेन तो बात क्या है? शून्यक है। ध्यान देना इधर, शून्यक। शून्यक किसको बोलते हैं? शून्यक किसको बोलते हैं? कि भाई ऐसे मान जिसका मान अगर आप 1 की जगह रख देते हैं तो उस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, तो उसको क्या बोला जाता है? शून्यक बोला जाता है। अब ये त्रिघाती बहुपद है कि नहीं? और जब त्रिघाती बहुपद है तो त्रिघाती बहुपद के शून्यक कितने हो गए? 3 हो गए कि नहीं? 3 हो गए कि नहीं? हो गए 3। अब सोचने वाली बात यह है कि 3 है क्या? उसका कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। भैया यहां पर 3 लोग हैं, मोहन, सोहन और राजू, तो मैं क्या बोलूंगा? ये 3 बच्चे हैं बस। ये ठीक नहीं है ना। अरे इनके नाम तो देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। भाई हमें पक्का नहीं मालूम, यहां पर 3 बच्चे खड़े हैं,
तो हमारे लिए तो वो 3 बच्चे हैं। वो जब तक इसके नाम नहीं लिखूंगा मैं यहां पर, तब तक इसका अर्थ क्या होगा? कोई भी 3 बच्चे हो सकते हैं, तो इनके नाम कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो नाम के लिए हमें बताना पड़ेगा कि भैया ये मोहन है, ये सोहन है, ये राजू है। अच्छा, अगर मालूम ही नहीं है नाम, मान लिया जाए कि 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, मेरे को तीनों के नाम नहीं मालूम, तो मुझे कुछ मानना पड़ेगा ना इनको, नाम ही नहीं मालूम। तो मैं बोलूंगा कि ये है, ये बी है, ये सी है। या तो मुझे बोलना पड़ेगा कि भैया ये जो 3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चे कौन है? 3 बच्चे कौन है? एक्स है, वाई है, जेड है। कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। या तो फिर बोलना पड़ेगा कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, अगर उनके नाम मुझे नहीं मालूम तो ऐसा ही, ऐसा नहीं है। फिर अब शून्यक को कोई बोलेगा कि ये है, ये बी है, ये सी है, 3 शून्यक है। कोई बोलेगा एक्स है, वाई है, जेड है। कोई बोलेगा पी है, क्यू है, आर है। अरे अपनी मर्जी से कुछ भी नाम देते जा रहे। तो इसलिए एक नियम बनाया गया कि भैया सब अपनी अपनी मर्जी नहीं चलेगी। जो शून्यक रहेंगे ना, उन शून्यकों का नाम देना पड़ेगा, उन शून्यकों का नाम देना पड़ेगा। एक का नाम अल्फा देना पड़ेगा, दूसरे का बीटा और तीसरे का गामा। अब क्या होता है कि बिहार में भी अल्फा बीटा गामा ही बोलेंगे, यूपी में भी अल्फा बीटा गामा ही बोलेंगे, हैं, मध्य प्रदेश में भी अल्फा बीटा गामा बोलेंगे। कोई अगर बच्चा अमेरिका में पढ़ता है तो वो भी अल्फा बीटा गामा ही बोलेगा, ब्रिटेन में पढ़ता है तो वो भी अल्फा बीटा गामा बोलेगा, क्योंकि ये नियम बना दिया गया। ये क्या बना दिया? नियम कि भैया जो शून्यक आएंगे उसको अल्फा बीटा गामा ही बोलना है, बस ऐसा। तो ये नाम है, ये है ना, अल्फा बीटा गामा। गणित में नियम, साइंस हो चाहे गणित हो, नियम बनाए जाते हैं कि भैया कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी पढ़े, सबको एक जैसी पढ़ाई मिलना चाहिए, इसीलिए ऐसे नाम रखे जाते हैं। ठीक है ना। अब एक नियम बोलता है, एक नियम बोलता है कि अगर तीनों शून्यकों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसका मान होता है ऋण बी बटे ए होता है। ये देखिए, ऋण बी बटे ए होता है। अब बी क्या है? तो ये बी यहां पर है, ये यहां पर है, सी यहां पर है, डी यहां पर है। ऐसा थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, है ना। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, जब भी आप ऐसा करेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, सब में ऐसा चलेगा। तो क्या होता है? सी बटे ये होता है। और तीनों का जब भी आप गुना करेंगे, तीनों का गुना करेंगे तो ऋण डी बटे ये होता है। तो ये सूत्र है, ये वाले, है ना, ये वाले सूत्र है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, फिर थोड़ा सा फेमिलियर होगी इसमें, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हम। बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है। यदि बहुपद ए के शून्यक ए वाला है, एक ए वाला है और एक ए वाला है, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। देखना कैसा क्वेश्चन है। माना, जो बहुपद दिया है ना उसको मान लेता हूं मैं, पी एक्स बराबर से क्या होगा? पी एक्स बराबर से एक्स की घात 3 ऋण 3 एक्स का वर्ग धन एक्स धन 1। ये क्या है? बहुपद है, ऐसा मान लिया हमने। अब शून्यक क्या क्या दिए? इतने इतने दिए हुए आपको, दिया है। क्या है? दिया है। पहले तो बल्कि दिया है से शुरुआत करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्या है? दिया है। देखिए, दिया है, दिया है। शून्य किसको बोलते हैं? अल्फा, बीटा और गामा, इनको शून्यक बोला जाता ही नहीं। आपको बोला है कि भैया शून्यक का मान, एक तो शून्यक आपके पास में क्या दिया? ये ऋण बी। दूसरा शून्यक क्या दिया? ये दिया। ऐसा प्रश्न में बोला है आपको। और तीसरा शून्यक कौन दिया? ए धन बी दिया है। आ गई बात समझ में? 3 शून्यक दिए आपको। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर तीनों को जोड़ दिया जाए
तो क्या होता है, क्या होता है? पहले तो क्या होता है, ऋण बी बटे ए होता है। क्या होता है? ऋण बी बटे ए होता है। आ गई बात समझ में? अरे ये सूत्र है ना। अब देखिए अल्फा का मान कितना है, ए ऋण बी है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या बड़ा वाला बी लिखता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, बी बटे ए लिख देता हूं मैं। ध्यान देना, इधर सोचने वाली बात यह है कि क्यों बी बटे ए क्यों लिखा है बड़ा वाला, क्यों? क्योंकि यहां पर भी ए बी एल लिखा है ना, तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी। आई ना बात समझिए? इसलिए मैंने सूत्र में ए बी लिखा। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अल्फा का मान ये दिया हो ना, ए बी सी में दिया हुआ है इसलिए। अच्छा, अल्फा का मान कितना दिया है? ए ऋण बी। देखिए ए ऋण बी, और बीटा के जगह क्या दिया है? ए। देखिए बीटा के जगह लिख दिया मैंने, और गामा के जगह क्या दिया है? ए धन बी, बराबर से क्या हो जाएगा? ऋण बी बटे ए हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब देखना, ए बी और धन बी कैंसिल हो गया, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो बी में से बी को घटाया तो खत्म। ए और ए और ए, 3 बार ए है तो 3 ए हो गया, बराबर से ऋण बी बटे ए। अब देखना 3 ए बराबर से ऋण बी ऋण। अच्छा, बी का मान कितना दिया है यहां पर देखना, ए का मान दिया है 1, बी का मान कितना दिया है? ऋण 3 दिया है, देखिए ना, ऋण 3 दिया है। और सी का मान कितना दिया है? 1 दिया है। और डी का मान कितना दिया है? 1 दिया है। फिर से और एक बार भाई, जो बहुपद है ना, जो x की घात 3 के साथ में जो रहता है उसको ए बोला जाता है, x की घात 2 के साथ में जो रहता है उसको बी बोला जाता है, x के साथ में रहता है उसको सी बोला जाता है, और जो यहां पर रहता है उसको डी बोला जाता है। बी का मान ऋण तो लिखा ही है ना ये पहले से, बी का मान कितना है? ऋण 3 है। कितना है? ऋण 3। और ए का मान कितना है? 1 है। अब देखना 3 ए बराबर से ऋण और ऋण क्या हो गया? धन हो गया। कितना बचा? बटे 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, या तो लिखना है तो लिख दो। ये गुने में है तो तिरछा गुना होता है हमेशा, तो ए बराबर से कितना हो जाएगा? 3 बटे 3, और 3 से 3 कैंसिल तो क्या बचा? एक बार कैंसिल हुआ, तो हम यहां पर बोलेंगे कि 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1। तो इसीलिए ए का मान आ गया 1। अब इस प्रश्न में सिर्फ कंफ्यूजन होने वाली बात ये आती है कि सूत्र जब होता है ऋण छोटा बी बटे छोटा ए, तो आपने बड़ा बी और बड़ा ए क्यों लिखा? बस इतना कंफ्यूजन है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास में छोटा ए छोटा बी जो है वो इधर भी दिया हुआ है, ये जो शून्यक है इसके मान भी दिए, इसलिए हमने इसको बदल दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वाला बी और ये वाला बी अलग अलग है ना, ये वाला ए और ये वाला ए अलग अलग है, इसलिए अलग अलग दिखाने के लिए। फिर से और एक बार देखो, ए का मान निकल गया ना, आपको बोला था ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अब ए का मान निकल गया, पुनः ध्यान देना, इधर शून्यकों का गुणनफल कर देता हूं मैं। क्या होगा शून्यकों का गुणनफल? अल्फा गुणित बीटा गुणित गामा, बराबर से क्या होता है? गुणनफल क्या होता है? ऋण डी बटे ये सूत्र होता है, ठीक। अच्छा, अल्फा का मान कितना है बताओ जरा, अल्फा का मान कितना है? ए ऋण बी गुणित बीटा का मान कितना है? ये, और गामा का मान कितना है? ए धन बी, बराबरी से कितना हो जाएगा? ऋण डी बटे ए। चूंकि आपके पास ए का मान 1 आ चुका है पहले से, तो ए का मान 1 रख दो यहां पर। देखना 1 ऋण बी, यहां पर भी 1 रख दो, और यहां पर 1 धन बी, बराबर से ऋण डी का मान कितना है? डी का मान तो आप बोलेंगे डी का के जगह कौन है? 1 है। ए का मान कितना है? 1, इतना आ गया। अब ध्यान देना, इधर इसको क्या लिख सकते हैं? 1 ऋण बी और 1 धन बी, बराबर से ऋण 1, ऐसा हो गया। ए ऋण बी ए धन बी, आपको एक सूत्र मालूम है क्या? 1 से ऋण y और 1 से धन y,
क्या होता है, एक सूत्र होता है x का वर्ग ऋण y का वर्ग, ये सूत्र होता है। देखना यहां और यहां एक जैसा है, यहां और यहां एक जैसा है, एक जगह ऋण है एक जगह धन है, तो इसका भी वर्ग कर दो इसका भी वर्ग कर दो और बीच में ऋण लगा दो, धन नहीं लगता, बीच में ऋण ही लगेगा। क्या हो जाएगा, ए ऋण बी ए धन बी, तो क्या हो जाएगा, एक का वर्ग ऋण बी का वर्ग, एक का वर्ग तो एक ही होता है, एक ऋण बी का वर्ग बराबर से ऋण एक। देखना बी का वर्ग जाएगा इधर, या तो फिर एक काम करो, ये को जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, ऋण बी का वर्ग बराबर से ऋण एक, और ये उधर जाएगा तो ऋण एक और आ जाएगा, तो ऋण बी का वर्ग बराबर से ऋण दो। आ गई बात समझ में, ठीक है। अभी देखना ये ऋण से ऋण खत्म, ऋण से ऋण खत्म, ये याद रखना, ये इसको आखिरी में लिखना है, पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। देखना ऋण से ऋण खत्म, तो बी का वर्ग बराबर से कितना हो गया, 2, तो बी बराबर से होता है धन ऋण वर्गमूल ए का मान। अब सोचने वाली बात है कि ये कैसे हुआ, देखना इधर अलग से बताता हूं मैं। बी का वर्ग बराबर से 2 लिखा है, ठीक, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते, बी का वर्ग बराबर से क्या लिखा है, 2 लिखा है, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी का वर्ग ऋण 2 बराबर से 0, बी का वर्ग बराबर से ऋण क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 का वर्ग। आपको मालूम है कि वर्ग से वर्गमूल हट जाता है और बराबर से 0, तो इसका वर्ग ऋण इसका वर्ग क्या होता है, बी ऋण ए और बी धन वर्गमूल 2 बराबर से 0, तो बी का मान ये जब इधर जाएगा तो वर्गमूल 2 और ये इधर जाएगा तो ऋण वर्गमूल 2। ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आपको ऐसी स्थिति आती है कि बी का वर्ग बराबर से कुछ रहे तो इसका वर्गमूल ले लो और धन ऋण लगा दो, तो भी बी का मान होगा। और कैसे होगा तो मैंने यहां पर बता दिया, ठीक है ना, यहां पर अलग से मैंने बता दिया, ठीक, ऐसा हो जाएगा। तो अतः लास्ट में आप चाहो तो लिख सकते हैं यहां, अतः ए बराबर से 1 और बी बराबर से धन ऋण वर्गमूल 2 होगा, बस ये आंसर है, ठीक है। चलो करो, हैंड रेस करो। हाँ प्रकाश सर वहां तो गुना होगा तो आप जोड़ कैसे दिए? कहां पर, ये इधर, जी सर। ये वाला कैसे आया ये बोल रहे हो आप? जी सर। देखिए क्या है, ये 2 इधर गया तो ऋण 2 हो गया, 2 को हम ऐसा लिख सकते, 2 से वर्गमूल खत्म, ठीक है। तो b का वर्ग ऋण, जी b सर। का वर्ग ऋण, ये वाला सूत्र लगा ना, x का वर्ग ऋण y का वर्ग, x का वर्ग ऋण y का वर्ग क्या होता है, सही है। x ऋण y x धन y, ठीक है। आई बात समझ में, सूत्र है ना बेटा, ये वाला सूत्र, यही वाला सूत्र लगाया यहाँ पर, देखना जी इसका वर्ग तो ये एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। हाँ यही तो कंफ्यूजन है कि भाई यहाँ पर जब ऋण है तो आपने एक बार ऋण कर दिया एक बार धन कर दिया, ऐसा क्यों, है ना। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखिए दोनों चीजों में अंतर है, मैं आपको बता रहा हूं, दोनों चीजों में अंतर है। एक तो क्या है, x ऋण y का वर्ग और x का वर्ग ऋण y का वर्ग, दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। ये होता है x ऋण y और x धन y, ये सूत्र भी है, और ये होता है x का वर्ग ऋण 2x y धन y का वर्ग, ऐसा होता है। तो दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों चीजों में अंतर है। जी सर। हाँ ठीक है सर कि बी का बी में गुना होगा, फिर अगला स्टेप देखिए तो। अच्छा यहाँ पर, जी सर। हाँ हाँ ठीक है, ये भी बात देखो, उदाहरण बता रहा हूँ आपको। मान लिया जाए कि मेरे पास में x का वर्ग बराबर से 16 है, ऐसा समझिए आप। तो x का वर्ग बराबर ऋण क्या हो जाएगा, 16 बराबर से 0 हो जाएगा। x का वर्ग ऋण 4 का वर्ग बराबर से 0 हो गया, लिख सकते हैं इसको ऐसा, 16 को 4 का वर्ग। ये दोनों जगह वर्ग क्यों लगाया, क्योंकि मैं ये वाला सूत्र लगाना चाह रहा हूं, x का वर्ग ऋण y का वर्ग, x ऋण y x धन y। आ गई बात समझ में। ऐसा सूत्र लगाने के लिए मैंने इसको वर्ग के रूप में लिखा, तो क्या हो जाएगा, इस सूत्र के अनुसार
1 से ऋण 4 और 1 से धन 4 बराबर से 0। अब होता क्या है कि या तो इसके बराबर से 0 होगा या तो इसके बराबर से 0 होगा। ये भी कारण बताता हूं मैं अभी आपको, है ना। 1 से ऋण 4 बराबर से 0 या 1 से धन 4 बराबर से 0। ऐसा क्यों हुआ ये अभी मैं अलग से उदाहरण देके बता रहा हूं मैं। 1 से बराबर से 4 या 1 से बराबर से ऋण 4, ये हो गए दो आंसर। अब ध्यान देना, इधर मैं एक उदाहरण बताता हूं। हमारे पास दो संख्याएं है, एक x है और एक y है और इसके बराबर से 0 है। मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा संभव है कि x का भी मान 0 नहीं है और y का भी मान 0 नहीं है, लेकिन दोनों का गुणा करने के बाद 0 आ जाता है? ऐसा संभव है क्या? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब दो संख्याएं है और दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो या तो इसका मान 0 होगा या तो इसका मान 0 होगा। जैसे देखिए, x का मान 0 होगा तो x गुणित y बराबर से 0 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, होगा ना। या तो फिर y का मान 0 होगा या तो y का मान 0 होगा, तब दोनों का गुणनफल 0 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, होगा। या तो फिर x का भी मान 0 हो जाएगा और y का भी मान 0 होगा, तब भी 0 हो सकता है। ये समीकरण कब संतुष्ट करेगा कि भाई x गुणित y, दो संख्याएं हैं और दोनों का गुणनफल 0 होता है। इसका मतलब ये गारंटी है कि या तो इसके बराबर से 0 होगा या तो इसके बराबर से 0 होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर भी तो गुणे में है दोनों, तो हमने बोला कि या तो इसके बराबर से 0 होगा या तो इसके बराबर से 0 होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास में दो संख्या, ये तो इसके बराबर से 0 होगा या इसके बराबर से 0 होगा। तो जब इसके बराबर से 0 होगा, एक स्टेप मैंने यहां पर बचा ली है। मतलब हम बोल सकते हैं कि b माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 या b प्लस रूट 2 बराबर से 0। तो b बराबर से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, है, या b बराबर से ऋण वर्गमूल 2। तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे से कंफ्यूजन जो होते हैं वो बड़ी बड़ी समस्या लेके आते हैं फिर, है। तो इसलिए ऐसे कंफ्यूजन अगर है तो पूछ लिया करो आप, क्योंकि ये क्या हर जगह। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, कई बार 12th क्लास में बच्चा पहुंच जाता है, उसको ये बात समझ में नहीं आती यार कि ये प्लस माइनस कहां से आया। ये भाई केवल 2 है तो 2 आना चाहिए, 2 ऐसे क्यों आ गए, एक ही मान आना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, 2 मान आएंगे, क्योंकि b का वर्ग है तो दो शून्य रहेंगे कि नहीं, इसके घात 2 है इसलिए 2 शून्य रहेंगे, इसलिए 2 आते हैं ऐसे। प्लस एक धनात्मक आता है, एक ऋणात्मक आता है। चलिए ठीक, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। हाँ, ये वाला प्रश्न जो है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा, लेकिन मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं मैं। ऐसा प्रश्न हमने एक उदाहरण में या तो एक्सरसाइज में किया था। ऐसा देखिए, एक बहुपद है, दिया है, क्या दिया है, या सबसे पहले दिया है बहुपद के शून्य कौन है, ये है। 1 से बराबर से कौन है, 2 धन ऋण वर्गमूल 3। इसका अर्थ क्या हुआ मालूम है? इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, 1 से ऋण, 1 का मान कितना है, 2 धन वर्गमूल 3, तथा 1 का मान कितना है, 2 ऋण वर्गमूल 3। ये बात समझना आप। बीच में क्या है, एक धन का चिन्ह है और एक ऋण का चिन्ह है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का मान, एक बार धन चिन्ह लेंगे हम तो ऐसा हो जाएगा, और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये है इसका मतलब, ठीक है ना। अतः देखना, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से ऋण 2 और ऋण वर्गमूल 3, तथा ये इधर जाएगा तो 2 का ऋण 2 हो जाएगा, 1 से ऋण 2 और वर्गमूल 3 ऋणात्मक है, इधर जाके धनात्मक हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गए,
बहुपद के गुणनखंड हो गए। शून्यक है ना, आपको मालूम है कि अगर किसी बहुपद का शून्यक 2 है तो इसका मतलब इस बहुपद का जो 1 से ऋण 2 जो है वो क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, ये क्या होगा, गुणनखंड होगा। बड़ा सिंपल सा मामला है, अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तक केवल ये बोला है ना कि ये वाले जो है ना इसके क्या है, शून्यक है, ऐसा दिया है ना आपको। तो मैंने वही तो लिखा कि भैया x का मान ये होगा और ये होगा, इनको दोनों को इधर कर दिया, इसको भी इधर कर दिया, तो ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए, दिए गए बहुपद के गुणनखंड। ठीक है, ऐसा देखिए, ध्यान देना, ये आपके पास में एक बहुपद था ना, समझना आप बात को। 2x3 धन x2 ऋण 5x धन 2। मैं आपको एक काम देता हूं, ठीक है, एक काम देता हूं, एक प्रश्न तो किया अपन ने, आपको क्या बोला, ये दोनों शून्यक है, तीनों क्या है, शून्यक है, 1 से बराबर से 1/2, 1 से बराबर से 1 और 1 से बराबर से ऋण 2, ये क्या है, इसके शून्यक है। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x ऋण 1/2, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से ऋण 1, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से धन 2। अगर आप इसके द्वारा इसको विभाजित करेंगे तो शेषफल शून्य आएगा। काम की बात बता रहा हूं मैं, ये शून्यक है ना, अगर आप इससे इसको विभाजित करेंगे तो शेषफल शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि ये गुणनखंड है, इसलिए तो शेषफल शून्य आएगा। जैसे अगर मान लिया जाए मेरे पास में 15 है, 15 को 3 गुणित 5 लिख दिया मैंने। मुझे एक बात बताओ कि 3 15 का गुणनखंड है क्या? हाँ है ना भाई, 15 को 3 से विभाजित किया जा सकता है कि नहीं? हाँ किया जा सकता। 15 का 5 भी गुणनखंड है, तो ये गारंटेड है कि 3 से अगर आप 15 को विभाजित करेंगे तो शेषफल शून्य आएगा, 5 से भी विभाजित करेंगे तो शेषफल शून्य आएगा। तो सेम वही तो काम है, कोई नया काम थोड़ी है। इसको अगर इसको विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, शेषफल शून्य आएगा। इससे भी विभाजित करेंगे, करके देखना आप, टाइम लगेगा, लेकिन जो टाइम लगता है ना वो फालतू का, व्यर्थ नहीं होता। वो चीजें आपके दिमाग में स्टोर होती है, स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है ना। जितना काम कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, उतनी स्मूथनेस आएगी। तो टाला मटोली मत किया करो, अरे यार कौन भाग देगा, इतना लंबा काम है ये। अरे गलत ही तो होगा, और क्या होगा, सुन दो गलत, एक बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, तीसरी बार गलत होगा, चौथी बार तो सही होना पड़ेगा, और चौथी बार भी गलत हो गया तो 5वीं बार सही होना पड़ेगा। ऐसा कब तक गलत होगा? लेकिन जब सही होगा ना, तब तक वो जो गलतियों में हमें जो सीखने को मिलेगा ना, उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आई बात समझ में? तो आप प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस करेंगे तो सब सारी चीजें स्मूथ होते जाएगी। अब देखिए ये क्या है, इसके शून्य का। अच्छा, इनका तीनों का अगर गुना कर देंगे कि नहीं, तीनों का गुना कर देंगे तो एग्जैक्ट यही का यही आ जाएगा आपके पास, क्योंकि इसके शून्यकों से मिलकर बनेगा ही नहीं है। तो तीनों का गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। करके देखना आप, ये भी काम करके देखना। चलिए आगे देखते हैं हम। तो ये तो दोनों गुणनखंड है इसके, क्योंकि ये शून्य से बना है मैंने। तब दोनों का गुना कर देता हूं मैं, 1 से ऋण 2 धन वर्गमूल 3 बराबर इसे। आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट ही गुना कर दो, या तो a प्लस बी a माइनस बी वाला भी फार्मूला लग सकता है यहां पर। ऐसा कर देता हूं मैं, ये तो उलझ जाएगा, ये फिर दिक्कत जाएगी आप लोगों को। ठीक है, देखना इसका गुना कर रहा हूं मैं। पहले x का गुना करता हूं मैं पूरे में, इस x का गुना इसमें भी करूंगा, इसमें भी करूंगा, इसमें भी गुना करूंगा। पहले x का गुना इसमें कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, x गुणित x से x का वर्ग। फिर x का गुना इसमें करूंगा तो ऋण 2x, फिर x का गुना इसमें करूंगा तो √3x प्लस √3x। फिर ऋण 2 का गुना इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो ऋण 2 का गुना इसमें करेंगे तो ऋण 2x, ऋण 2 का गुना इसमें करेंगे तो ऋण ऋण धन 4 होगा, ऋण 2 का गुना इसमें करेंगे तो ऋण 2 वर्गमूल 3 हो गया। अब ऋण वर्गमूल 3 का गुना इसमें करेंगे तो ऋण
वर्गमूल 3x। अब वर्गमूल 3 का गुना इसमें करेंगे तो ऋण और ऋण धन 2 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 का गुना ऋण का इसमें करेंगे तो ऋण वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 ऐसा हो जाएगा। बराबर इसे ध्यान देना इधर, x का वर्ग ऋण 2x और ऋण 2x कितना हो जाएगा, ऋण 4x। वर्गमूल 3x और वर्गमूल 3x कैंसिल हो गया, ये दो ये भी कैंसिल हो गया, एक जैसे है ना, एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो कैंसिल हो गया। देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी हो गया, मैंने लिख दिया है, दोनों को कैलकुलेशन कर दिया। अब आपके पास में क्या बचा, धन 4 और ऋण वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुना करेंगे तो 3 आएगा। देखिए ना, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल 3 का वर्ग। और आपको मालूम है कि वर्गमूल से वर्ग हट जाता है तो 3 बचेगा ऐसा। यानी कि आपके पास बचा x का वर्ग ऋण 4x और 4 में से 3 को घटाया तो 1 आ जाएगा। थोड़ी सी बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें अगर दिक्कत जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उसको तैयार करवाऊंगा, ठीक है। ये जो एलजेब्रा का पोर्शन है ना, बीजगणित का पोर्शन है ना, तो ये जो नियम है गुना करना, भाग करना, ये करना, वो करना, ये बातें सिखाऊंगा। बड़ी छोटी सी बात है, बहुत बड़ा उलझन वाला काम नहीं है। अगर ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई ना तो छोटा सा मामला है, अपन करेंगे प्रैक्टिस। संडे का जो टाइम रहता है उसमें अपन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है कि अरे सर वो तो हमने तो किया ही नहीं था, 7th क्लास में भी समझ में नहीं आया था, 9th में भी समझ में नहीं आया था, अब आएगा सब समझ में, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब ये हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका ये भी गुणनखंड है। मैंने किया क्या है इस बात को समझना। जैसे मान लिया जाए आपके पास में 30 है, क्या है 30 है। 30 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 गुणित 5, 3 दूनी 6, हाँ ठीक है। आपको मालूम है कि ये और ये इसका क्या है, गुणनखंड है ना, गुणनखंड। क्योंकि 30 को 2 भी विभाजित कर सकता है, 3 भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का गुना करेंगे ना, कितना हो गया, 6 गुणित 5, तो दोनों का गुना करने के बाद में जो मिलेगा ये भी इसका गुणनखंड होगा। मतलब इससे विभाजित करेंगे इसको तो भी शेषफल शून्य बचेगा, इससे विभाजित करेंगे तो भी शेषफल शून्य बचेगा, इससे विभाजित करेंगे तो भी शेषफल शून्य बचेगा। इसी को तो गुणनखंड बोलते हैं। इसी को तो करके देखो ना, 6 पंचे 30, शेषफल शून्य बचा ऐसा। तो सेम वही तो कहानी यहां पर भी बनी है कि भैया ये शून्यक थे, ये शून्यक थे, तो शून्यक से बना दिए हमने गुणनखंड। ये भी गुणनखंड हुआ इसका, ये भी गुणनखंड हुआ, और दोनों का गुना करने के बाद जो मिला ये भी क्या हुआ, इसका गुणनखंड हुआ। अब ये जो गुणनखंड मिल गया ना आपको, अगर आप 30 को विभाजित करेंगे 6 से तो 6 पंचे 30 और शेषफल कितना बचा, शून्य बचा। तो आपके पास में ये वाला जो बचा हुआ भाग है ना, ये प्राप्त हो जाएगा। अगर इससे अगर आप इसको विभाजित करेंगे तो जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये पहले दिखाई नहीं दे रहा था आपको, यहां पर कुछ है, यहां पर क्या था नहीं मालूम था हमें, यहां पर क्या था नहीं मालूम था, लेकिन इससे अगर आपने भाग दिया तो आपको यहां की संख्या पता चल गई। तो वही तो काम करना है कि इसका ये भी गुणनखंड है तो हम क्या करते, इससे भाग दे देते तो बाकी का गुणनखंड पता चल जाएगा, जैसा इसमें पता चला था। आई बात समझ में, अब देखना। अतः दिए गए बहुपद इससे भाग देंगे, x² माइनस 4x प्लस 1 से भाग देने पर शेष गुणनखंड पता चलेगा। शेष गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। अतः के जगह अब कर देते हैं, हाँ बस। अब क्या करना है, जो x की घात 4 ऋण 6 x की घात 3 ऋण 26 x की घात 2 धन 138x
ऋण 35। इसको विभाजित करना है किससे? इससे। x का वर्ग ऋण 4x धन 1। और जब विभाजित करते करते जाएंगे तो शेषफल बच जाएगा आपके पास 0। और यहां पर भागफल प्राप्त होगा। जो भी यहां पर भागफल प्राप्त होगा, जो भी भागफल प्राप्त होगा, इससे आपको शून्य ज्ञात करना है। बस हो गई बात खत्म। तो ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है? ये क्या है? होमवर्क का क्वेश्चन बन गया आपका। यहां तक करना और आगे जरूर करना। मैं आपको बता रहा हूं, फिर थोड़े से यहां पर जो आंकड़े आएंगे घबराने वाले आएंगे, बड़े बड़े से आंकड़े दिखेंगे आपको। घबराना मत, चलते जाना। शेषफल शून्य आना चाहिए। शेषफल शून्य आ गया तो समझ जाना कि भैया हमारा काम सही हो गया। नहीं आएगा तो 1 बार करना, 2 बार करना, 3 बार करना। नहीं आएगा तो फिर अगली क्लास में मुझसे पूछना, तो मैं बताऊंगा। लेकिन इस समीकरण को बता देना मुझे कि क्या आया था यहाँ पर, है ना? यहाँ पर क्या आया था ये बता देना मुझे, क्योंकि फिर इतना काम फिर नहीं करेंगे हम, है ना? तो मैं फिर भाग देके बताऊंगा इसमें, ठीक? हैंड रेस करो जरा। नीसू कुमारी, आया बेटा कुछ समझ में? जी सर, समझ में आया है। बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में आई ना बात? जी सर। आपके 9th क्लास के एग्जाम हो गए कि नहीं हुए अभी? नहीं सर, अभी नहीं हो रही है, स्टार्टिंग मार्च में होगा। तो कोई बात नहीं बेटा, ये वाली जो है ना, ये सारी चीजें 9th क्लास में भी काम आएगी आपके। जी सर। चलिए क्लास को एंड कर रहे हैं हम, है ना?